हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था वहीं से कंटिन्यू हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो टॉपिक का नंबर आता है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही रिलेटेड है। तो समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई साइन से डिनोट करते हैं। ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का साइन है, सिंबल है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर एरो का साइन नहीं है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या होता है फ्लक्स, उसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे सपोज करो कोई नदी फ्लो कर रही है, कोई रिवर फ्लो कर रही है, नदी बह रही है कहीं पे, ठीक है। जब भी कोई रिवर फ्लो करती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो एरो से मैंने उस रिवर के फ्लो की डायरेक्शन मैंने बता रखी कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक किसी पर्टिकुलर एरिया की एक फ्रेम लेके आता हूँ। फ्रेम सर्कुलर ले लेता हूँ जिसका एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया है ए, जो हम इसके सर्कुलर शेप के एरिया के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि मैंने इस नदी के अंदर एक जो सर्कुलर फ्रेम रखी है, इस फ्रेम के अंदर से होके पानी कितना जा रहा है। देखो, जब नदी के अंदर में एक फ्रेम को रखूंगा ना, तो पानी इस फ्रेम के बाहर से भी कहीं से जा रहा होगा और फ्रेम के अंदर से भी जा रहा होगा। मुझे केवल उस पानी से मतलब है जो इस फ्रेम के अंदर से जा रहा है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि इस फ्रेम के अंदर से होके कितना पानी जा रहा है, तो उसके लिए मैं काम कर सकता हूँ कि इस फ्रेम को मैं चारों तरफ से पैक कर देता हूँ। दो किस तरीके से, पाइप के थ्रू। और एक बड़ा सा टैंक है जिसमें पानी को हम कंजर्व कर लेंगे। जो पानी इस फ्रेम के अंदर से होके जा रहा होगा ना, केवल वो ही पानी इस टैंक में जमा होगा। जो पानी इस फ्रेम के बाहर से जा रहा है वो तो इस टैंक में जमा हो ही नहीं सकता। तो अब अगर मुझे ये पता करना है कि इस फ्रेम के अंदर से कितना पानी जा रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, सपोज करो 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, तो जितना पानी इस टैंक में इकट्ठा होने वाला है वो सारा का सारा पानी इस फ्रेम के अंदर से होके गुजरा था। तो इसे हम बोलते हैं वाटर फ्लक्स। वाटर फ्लक्स किसे कहेंगे? अमाउंट ऑफ वाटर पास्ड थ्रू अ गिवन एरिया। कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर से पास होने वाले अमाउंट ऑफ वाटर को वाटर फ्लक्स कहते हैं। अब इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया क्या होती है? जो काम रियल वर्ल्ड में एक नदी, एक रिवर करती है, वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक की दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये एरो का साइन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की दुनिया में जो फ्लक्स होगा उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। यहां पे जो फ्लक्स है, ये जो चीज है, इसे मैं बोलूंगा वाटर फ्लक्स, पानी का फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे सपोज करो हमारे पास कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इसका भी बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका भी बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका भी बन रहा होगा। तो देखो, यहां पे इस वाले एरिया के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर से पास हो रही है वो 2 है, तो इसका फ्लक्स मैं बोल सकता हूं 2। इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, तो इसका फ्लक्स
3, इसमें से 4 जा रही है तो इसका फ्लक्स 4। इसका मतलब किसी एरिया के अंदर से होके जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया के अंदर से होके जा रही है वो डिसाइड करता है कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये डेफिनेशन हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो यहाँ पे एक रिवर की बात हो रही है, तो रिवर तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, रिवर के पास डायरेक्शन होती है, इसीलिए रिवर एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम रिवर को ही तो कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी तरीके से अब इस टैंक में जो पानी इकट्ठा हो रहा है ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। पानी जब तक रिवर के अंदर था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तब तो उसके पास डायरेक्शन थी। तो रिवर तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें इकट्ठा होने वाले पानी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये तो हमने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। तो चलो अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया कि किसी एरिया के अंदर से जाने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एरिया सर्कुलर ही हो, एरिया स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, एरिया रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, बस उसके अंदर से जाने वाली जो फील्ड लाइंस होती है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। चलो अब एक और चीज, एरिया जो होता है ना, ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया को हम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड के पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो इसका मतलब इसके पास एरिया है, ये सारा का सारा एरिया है। एरिया है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इस एरिया में अगर मैं ये मार्कर रखूं तो ये मार्कर की डायरेक्शन इसके एरिया की डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन इसी एरिया में मार्कर को मैं ऐसे भी तो रख सकता था, तब एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। तो एक ही सरफेस पे मार्कर अगर ए से बड़ा है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और हो रही है, ए से रखा है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और हो रही है। तो इसलिए हम किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन है ना, वो उसकी सरफेस से नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लेते हैं। अब मार्कर को मुझे सरफेस के परपेंडिकुलर रखना है, तो मैं यहाँ रखूंगा तब भी इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, यहाँ रखूंगा तब भी इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, यहाँ रखूंगा तब भी इसकी डायरेक्शन वही रहेगी। इसका मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होती है। अब जैसे मैंने एक एरिया बनाया, एक सर्कल बना दिया, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम कौन सी वाली लें, ये वाली लें कि ये वाली लें? तो देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये वाले लेते हो तो भी सही है, आप ये वाली डायरेक्शन लेते हो तो भी सही है। बस कंडीशन क्या बोलना होनी चाहिए कि वो जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कोई डेरिवेशन कर रहे हो, और आपने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो अब ये वाली डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। फिर उसी क्वेश्चन में आप दूसरी बार ये वाली डायरेक्शन नहीं ले सकते। एक बार जो आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो डायरेक्शन ले ली, पूरी की पूरी प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक डायरेक्शन को आपको फिर से वही कंसीडर करके रखना पड़ेगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपने इस वाली डायरेक्शन को कंसीडर किया होता तो फिर पूरे क्वेश्चन में आपको यही रखनी पड़ती, ये वाली उसकी नेगेटिव हो जाती। बस इतना ध्यान में रखना है। तो हमने ये पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, उसका फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जो बनाया जाता है ना, वो बनाना एक सिंपल सा एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करके फॉर्मूला बनाया जाता है। तो आज तक जितने भी आपने फॉर्मूला बनाए पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2/r²,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, इस तरीके के जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं, हर एक फॉर्मूला बनाने वाला कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाएगा। ऐसा तो नहीं कि उसको सपने में आ गया और उसने जैसे सपने में आया वैसा को वैसा अगले दिन सबको बता दिया कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ऐसा तो है नहीं। तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें बनाना है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती होगी। तो अभी मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला बनाना है, तो फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, मतलब कि इस टैंक में जमा होने वाला वाटर, पानी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि ये जो नदी है, ये जो रिवर है, ये कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है। अगर बहुत तेजी से फ्लो कर रही है तो पानी जल्दी जमा हो जाएगा, अगर धीरे धीरे फ्लो कर रही है तो पानी जमा होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। इसका मतलब इस चीज पे डिपेंड करता है, इसमें जमा होने वाला पानी की नदी कितनी तेज बह रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तेज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना तेज ये नदी बहेगी उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन 1 एक तो इस पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है सोचो। देखो दूसरा इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये एरिया छोटा होता तो पानी वो धीरे धीरे जमा होता, एरिया बड़ा होता तो पानी जल्दी जल्दी जमा होता। इसका मतलब एरिया पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही फ्लक्स भी ज्यादा बनेगा, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए इसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया मैंने। इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज है जिस पे डिपेंड कर रहा होगा? बिल्कुल, एक और चीज है जिस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो है कि ये जो एरिया है उसका ओरिएंटेशन कैसा है। अभी एरिया इस तरीके से, ठीक है, अगर मैंने इस फ्रेम को इस तरीके से नहीं रख के इस तरीके से रखा होता, इस तरीके से करके ऐसे पाइप से कनेक्ट करके रखा होगा, तो क्या इसमें से कोई पानी जाता? देखो पानी पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ पानी जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, वो तो सीधी जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात होती तो अगर मैंने एरिया को इस तरीके से रखा होता तो इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से होके नहीं जाती। और अगर मैंने इसको ना तो हॉरिजॉन्टल रखा ना वर्टिकल रखा बल्कि किसी एंगल पे रखा, तो क्या होता, ना तो इसमें से मैक्सिमम जा रही होती जब ये कंडीशन थी, और ना ही जीरो जा रही होती। जीरो और मैक्सिमम के बीच में कुछ अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही होती। इसका मतलब तीसरी चीज वो है, तीसरी चीज क्या है जिस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो है ओरिएंटेशन, उसका इंक्लाइनेशन कैसा है। अब देखो अगर परपेंडिकुलर है तब तो मैक्सिमम है, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो जीरो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है। एंगल देखो, एंगल किस किस के बीच का, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन है ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहां पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है और एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो देखो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तब तो फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 मिल रहा है। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हो जिसकी वैल्यू 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम होती हो और 90 डिग्री पे 0 होती हो? देखो वो है cos थीटा। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जो कि है मैक्सिमम। cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब जो तीसरी चीज जिस पे फ्लक्स डिपेंड करता है वो है cos थीटा। तो तीसरा लिख देंगे हम cos थीटा। और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इन दोनों के बीच का एंगल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल, एरिया भी हॉरिजॉन्टल, तब थीटा 0 था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, एरिया वर्टिकल, तब एंगल हो गया थीटा हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि तीसरा कौन सा फंक्शन है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। अब तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, तीनों को एक साथ लिख लेंगे तो फाई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ई ए कोस थीटा। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, के की वैल्यू अगर 1 ले लें तो ये बन जाएगा ई ए कोस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और दो वेक्टर क्वांटिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच के एंगल का कोस थीटा। तो देखो ई ए कोस थीटा मिल रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अब देखो दो वेक्टर क्वांटिटी का जब स्केलर प्रोडक्ट होता है तो जो प्रोडक्ट बन के आता है, जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ई और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको फॉर्मूला याद में रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो होता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या फिर ई ए कोस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, ये हमने समझ लिया। अब इसकी यूनिट क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इसका यूनिट हो जाएगी वोल्ट इनटू मीटर। ये या फिर अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई। जो ज्यादा फेमस यूनिट है वो ये, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जो है 10 वोल्ट पर मीटर और एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो फ्लक्स पूछ रहे हैं कितना होगा। तो बता सकते हो फ्लक्स कितना होगा? अगर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हो। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा। तो ई की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 2, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 5 हो जाएगा 20 वोल्ट इनटू मीटर। सिंपल है। तो देखो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू दे रखी है। हो सकता है कि इस सर्कल की रेडियस दे रखी होती है, या सर्कल नहीं एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप होता, उसकी साइड उसकी लेंथ या ब्रेड्थ दे दी होती। तो उस तरीके से हमें एरिया कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है। इसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन करें, देखो इस तरीके से अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस पे हो ना, इनके बीच का गैप इक्वल हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सभी जगह एक जैसा होता है। यहाँ पे कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास है, कहीं दूर है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो यहाँ मान लो 20 है, यहाँ थोड़ी दूर है तो यहाँ हो गया 10, यहाँ और दूर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 5। तो हमसे पूछा गया है
कि एरिया की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर है, ई की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो कैसे करें, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा, ए की वैल्यू है 2, कोस थीटा की वैल्यू है कोस 0 डिग्री। अब ई की वैल्यू में क्या पुट करूं, ई की वैल्यू क्या पुट करूं, ई की वैल्यू 5 पुट करूं, 10 पुट करूं या 20 पुट करूं। देखो ई की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो 10 और 20 ये बुरा मान जाएंगे कि भाई हमने क्या गलती की। 10 पुट करूंगा तो 20 और 5 बुरा मान जाएंगे, 20 पुट करूंगा तो 10 और 5 बुरा मान जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे मैं ई की पर्टिकुलर वैल्यू तो ले ही नहीं सकता ना, 5 नहीं ले सकता, 10 नहीं ले सकता, 20 नहीं ले सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है phi is equals to E A cos theta, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म मतलब जो हर जगह एक जैसा हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर है सब जगह, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, सभी जगह 10, तो कोई बुरा नहीं मान रहा है 10 की वैल्यू है। तो यहाँ सब जगह अलग है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे बाकी बुरा मान जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने phi is equals to E A cos theta पढ़ा है, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है, सभी जगह एक जैसा नहीं है, तो भूल के भी ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, या करोगे भी तो कर ही नहीं पाओगे। कौन सी वैल्यू पुट करोगे, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो वो समझते हैं अब कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है नॉन यूनिफॉर्म, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस सभी के बीच का गैप एक सिमिलर नहीं है। तो अब इस केस में क्या करें, हम फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एक सेक्शन है, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है। अगर पूरे का एरिया अगर ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस इनफाइनाइटली स्मॉल सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, डी है, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज को हम डी सिंबल से डिनोट करते हैं, तो बहुत छोटा सा एरिया होगा उसको मैं बोलूंगा डी ए, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 20 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फिर से दूर है 20 है, यहाँ पे पास है 10 है, मतलब सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है ही नहीं, तो फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटे से सेक्शन को लिया, बहुत छोटा सा। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, अगर यहाँ पे 20 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू के लिए 20 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 20 है, फिर और नीचे गए तो 10 हो गया, फिर और नीचे गए 5 हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ऊपर 20 है, थोड़ा नीचे है 10 और नीचे है 5, इस तरीके से। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये इतना छोटा है कि यहाँ पे इसके ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर 20 है तो बॉटम वाले पॉइंट पे भी 20 है, क्योंकि है ही इतना छोटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो हो रहा है, 20 से थोड़ा नीचे है 19 होगा,
और नीचे आए 18 होगा, और नीचे आए 17 होगा, फिर 10 हो जाएगा, और नीचे आएंगे 5 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है नीचे जाते वक्त, लेकिन ये एरिया तो इतना छोटा है कि इस छोटे से एरिया के लिए तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, क्योंकि ये है ही इतना छोटा। तो इसका मतलब मैं पूरे एरिया के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E A cos थीटा नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि पूरे के पूरे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम नहीं है। कहीं पे 10 भी है, कहीं पे 20 भी है, कहीं पे 5 भी है, लेकिन इस छोटे से एलिमेंट पे तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा। 20 है, पूरे के पूरे एरिया के लिए 20 है। ये तो डायग्राम में अच्छे से समझने के लिए फिर भी मैंने इसको बड़ा बना दिया, बाकी रियलिटी में तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, इतना छोटा सा है। तो इस इतने से के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 20 रहेगा ना, यहाँ है अगर तो हर जगह 5 ही रहेगा ना। तो इसका मतलब मैं पूरे के पूरे एरिया के लिए तो ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि हर जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन एक छोटे से एलिमेंट के लिए हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो, अगर पूरे के पूरे एरिया के लिए जो फ्लक्स निकल के आएगा उसे मैं बोलूंगा फाई, तो इतने से छोटे से एरिया के लिए जो फ्लक्स निकल के आएगा उसे क्या बोलूंगा? डी फाई। तो डी फाई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट। तो डी फाई क्या हो जाएगा? E डॉट ds। अगर S में इसका एरिया ले लेता हूं, एरिया को अगर S ले लूं, A भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनसीईआरटी की बुक में एरिया को S से नोट किया है, तो मैं यहाँ पे ds ले लेता हूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूरे के पूरे एरिया के लिए कैलकुलेट करना है फ्लक्स, तो हम क्या करते हैं? ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स बहुत सारे ले लेते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। जैसे हमने ये एलिमेंट लिया, ऐसे इसके पास में एक और लेंगे, ऐसे एक और लेंगे, तो ऐसे लाखों करोड़ों एलिमेंट्स जब लेंगे तब जाके एरिया कंप्लीट होगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो इनफाइनाइटली स्मॉल है ना, बहुत छोटा है, तो ऐसे करोड़ों एलिमेंट लेंगे तब जाके पूरा कवर होगा। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स को सम करने को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन से मुझे टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई डॉट ds इंटीग्रेशन। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या फॉर्मूला हो जाता है? ई डॉट ds। और दूसरी चीज, यहाँ पे लिमिट किसकी रखेंगे? देखो, इंटीग्रेशन में हमेशा हर एक सिंबल का एक मतलब होता है। ये जो सांप जैसा साइन है ये बताता है कि इंटीग्रेशन हो रहा है। डी जो है, इसके पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, डी के बाद जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू एस। इस तरीके से मैं इस एक्सप्रेशन को प्रोनाउंसिएट कर सकता हूं। अब एक चीज ध्यान में देने की ये है कि इंटीग्रेशन हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है लिमिट भी उसी की रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to s, इस तरीके से लिमिट रखी जाती है। चलो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। यूनिफॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला अप्लाई करोगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? जब यही नहीं पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, मान लो क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, तब कौन सा अप्लाई करें? ये वाला करें कि ये वाला करें? देखो, ऐसे केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है था जो हमें बताया नहीं था, तब तो ये फॉर्मूला करेक्ट होना ही है।
और सपोज करो कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तब भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब E सब जगह एक जैसा है, E सब जगह एक जैसा है, इसका मतलब E क्या है? कांस्टेंट। E की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और कांस्टेंट वैल्यू को तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो E अगर बाहर आ जाएगा तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? S। तो फिर से आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा यूनिफॉर्म के लिए। तो इसलिए अगर आपको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। भले ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये वाले जो फॉर्मूला है ना, ये केवल और केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, जो इसका डेरिवेशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो। तो ये चीजें आपको आएंगी तो फिर हम आगे डिस्कस कर पाएंगे। गॉस थ्योरम जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लोग डरते हैं गॉस थ्योरम से, पता नहीं क्यों। उनको बहुत हवा है कि गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है जो लास्ट ईयर के पेपर्स है उसमें देखते तो उन्हें पता चलता है कि यार ये तो पूछा जाता है हर बार, लेकिन समझ में आती नहीं है, क्या करें। और ऐसी चीज भी नहीं है जिसको रट लें, आज रटोगे कल भूल जाओगे। तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, तो फिर गॉस थ्योरम भी आपको समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही है, थैंक यू।